हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने, उत्पादन बढ़ाने और समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः यह एक सरकारी संस्था है जो लोकतंत्र के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। चुनाव आयोग, निष्पक्ष मीडिया तथा न्यायपालिका आदि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में शुमार हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल की। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की शाख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सतह पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसद और सरकार के बीच के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सरकार पर नियंत्रण रखती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनकी आबादी के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं वरन जनसंख्या के आधार पर है। इसमें बड़े राज्यों से अधिक प्रतिनिधि तथा छोटे राज्यों से कम प्रतिनिधि आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके डैश द्वारा सलाह दी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 संविधान राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। इसीलिए भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 98। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद में प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय कर्मचारी वर्ग होगा। संसद के किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारी संसद द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों और सेवा आवश्यकताओं के अधीन है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने के लिए सदनों की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 101 सीटों की रिक्तियों से संबंधित है और अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजकोषीय नीतियों को बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार की जाती है। इस मंत्रालय में 6 विभाग शामिल होते हैं: आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग। इस प्रकार राजकोषीय नीति सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, संसद के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसका गलत अर्थ लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्रावसान का अर्थ लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सत्र का समापन है। संसद द्वारा प्रयुक्त शब्द सत्रावसान का अर्थ निम्न है: सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और पुनः बैठक होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, न कि विघटन, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की गलत विशेषता ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना कानून बना सकते हैं। ये गलत है। भारतीय संसद की विशेषताएं हैं: यह द्विसदनी विधायिका है, यह राष्ट्र स्तरीय मुद्दों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करता है, यह राज्य के सरकारी कार्यकलापों और मुद्दों के संबंध में सूचना के एक साधन की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता है। अगला प्रश्न है, संसद की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव प्रचालन हो सकता है। ये कथन गलत है। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव या प्रचालन हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जा सकती है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। पहला है यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। दूसरा है यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो। और तीसरा है दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 महीनों से ज़्यादा समय हो जाए। अगला प्रश्न है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है, 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीनों से अधिक। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र ये फरवरी से मई में होता है, मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर में, और शीतकालीन सत्र ये नवंबर से दिसंबर में होता है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। भारत में द्विसदनीय संसद है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने से पहले विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। संस्थापकों ने ऐसी स्थितियों का पूर्वानुमान लगा लिया जहां संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो सकता है। इसीलिए इन्होंने इस अवरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त बैठकों के रूप में एक संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत में एक पार्टी के पास कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/10। ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 1/10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है, सामान्यतः कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल या दलों के शीर्ष स्तरीय नेता होते हैं, जिन्हें बड़े मंत्रालयों का प्रभार सौंपा जाता है। कथन बी है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सहयोग करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु बी गलत है। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टियां गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 2 मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क्लोज 4 के अनुसार राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है। नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत वाले दिन प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण उल्लिखित है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एवं साथ में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनावों के संबंध में सही है। पहला है, विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा है, विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पहला सही है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का स्पीकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, जबकि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कथन 2 है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल राष्ट्रपति की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल सही करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन राज्य और राज्यसभा सीटों का सही मिलान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में 11, आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18 और राजस्थान में 10। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 संघ राज्य क्षेत्रों एवं राज्यों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11-11 और तमिलनाडु में 18 हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्र से 1 घंटा पहले। संसद सत्र के बैठक के प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्नकाल में पूछे प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः मंत्रियों द्वारा दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। यह 12 बजे शुरू होता है। इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40 और आंध्र प्रदेश में 25 है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इन्हें नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि सामान्यतः कार्यकाल से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता। कथन बी और सी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सदन की सदस्यता का 1/10। भारत में संसद के किसी सदन का कोरम सदन की सदस्यता का 1/10 होता है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 100 यह कहता है कि सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10% उपस्थित होना चाहिए संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन कराने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।